हेलो बच्चों, जैसा कि हम तुलुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर है, काफ़ी शक्तिशाली रहा। एंड देन उसके पश्चात में उसके निर्बल उत्तराधिकारी हुए एंड लास्ट में जाके जो सत्ता है वो राम राज्य के हाथ में चल गई थी। राम राज्य जो कि बहमनी राज्य में इंटरफेयर करता था, उसने कभी गोलकुंडा अहमदनगर के साथ मिलकर उनकी तरफ युद्ध लड़ा, अहमदनगर को परास्त होना पड़ा और उसने अपनी नीति से ही उसने विजयनगर को एक गलत राह की ओर मोड़ दिया था। इसी का रिजल्ट रहा कि तालीकोट का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया और हम जिसको कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट रहा। टर्निंग पॉइंट कैसे कि विजयनगर राज्य का एक तरीके से जो प्रतिभाशाली राज्य कहा जाता है, जो समृद्ध राज्य था, वो बाद में डिसइंटीग्रेट जितने पहले थे। मतलब कि डायनेस्टी चलती है लेकिन उसका उतना अहमियत नहीं रह पाती। चलिए तालीकोट का युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 1565 ईस्वी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना ने किस की, क्योंकि बहमनी राज्य डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 स्टेट्स में, और उनमें जो अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है और बीदर, इनकी संयुक्त सेना ने अहमदनगर के अनुभवी सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह के नेतृत्व में विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया। राम राय को इसकी सूचना सही समय पर मिल गई थी, परंतु अपने अभिमान में चूर राम राय ने शत्रु का सामना करने के लिए विशेष सैनिक तैयारी नहीं की। जब मुस्लिम सेना राज्य की सीमाओं में दूर तक आ पहुंची तब वह सेना सहित आगे बढ़ा। 23 जनवरी 1565 ईस्वी के दिन कृष्णा नदी के किनारे तालीकोट के मैदान में दोनों का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राम राय परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। हुसैन निज़ाम शाह ने स्वयं अपने हाथों से राम राय का वध किया। इसके बाद विजयी मुस्लिम सेना ने विजयनगर पहुंचकर इस सुंदर नगर का अत्यंत निर्दयता के साथ सत्यानाश कर डाला। सेवल ने लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। इस सर्वनाश के बाद विजयनगर फिर कभी नहीं पनप पाया, परंतु विजयनगर राज्य का अस्तित्व बना रहा। तालीकोट के पराजय और विजयनगर के सर्वनाश के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा को राजधानी बनाया। विजेताओं की आपसी फूट तथा उनकी वापसी में तिरुमाल को कुछ अंशों में विजयनगर राज्य की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में कामयाबी मिली। 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने अरविंदु वंश की नींव रखी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रंग द्वितीय राजा बना और उसने राज्य की प्रतिष्ठा को कायम रखा। 1586 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका भाई वेंकट द्वितीय शासक बना और उसने 1614 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में राज्य का विघटन शुरू हो गया और मैसूर का राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की सीमाएं संकुचित हो गई। अरविंदु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय हुआ। वह बीजापुर तथा गोलकुंडा के आक्रमणों को रोकने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप समूचे राज्य में अव्यवस्था फैल गई और श्रीरंगपट्टनम, वैदनूर, मदुराई, तंजौर आदि के नायकों सामंतों ने अपने आप को विजयनगर की प्रभुसत्ता से स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार राज्य का अंत हो गया। अब हम आते हैं विजयनगर के राज्य के पतन के कारण कि क्या कारण था जैसे इतना जो समृद्धशाली, इतना वैभव संपन्न जो राज्य था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। चलिए, मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करने के ध्येय से जिस राज्य की स्थापना की गई थी वह लगभग 300 वर्षों तक अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहा, परंतु अंत में उन्हीं मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उसका अंत भी हो गया। परंतु उसके पतन के लिए अन्य बहुत से कारण भी उत्तरदायी थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला,
विजयनगर राज्य को अपने जन्म समय से ही अपने पड़ोसी मुस्लिम बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। इस विपरीत बहमनी संगठन काफी अच्छा था। उसके पास द्रुत गति वाली अश्वारोही सेना और अचूक निशानेबाज सैनिक थे। बहमनी राज्य ने मुगलों की देखा देखी एक श्रेष्ठ तोपखाना भी तैयार कर लिया था। तालीकोट के युद्ध में भी इसी तोपखाने ने मुस्लिम सेना को विजय दिलाई थी। विजयनगर की सेना में निपुण घुड़सवारों तथा अचूक निशानेबाजों की कमी थी। वे अपनी हस्ती सेना मतलब हाथी की जो हाथी वाली सेना है उस पर अधिक निर्भर रहते थे। दूसरा मुख्य कारण सुरक्षित सीमांतों का अभाव था। उसकी सीमाएं मुस्लिम राज्यों से मिली हुई थी और उनको सुरक्षित रखने का विशेष प्रबंध भी नहीं किया गया। गुप्तचर व्यवस्था की समुचित व्यवस्था के अभाव में कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मुस्लिम सेना काफ़ी दूरी तक राज्य में घुस आती थी तब आक्रमण की जानकारी मिल पाती और तत्काल जैसे तैयारी हो पाती, उसी के सहारे शत्रु का सामना किया जाता था। तीसरा, विजयनगर के पतन का एक कारण उसके प्रांतीय अधिकारी थे। राज्य के शासन व्यवस्था के अंतर्गत इन प्रांतीय अधिकारियों को प्रशासन संबंधी व्यापक अधिकार दिए गए थे, जिससे वे काफ़ी शक्तिशाली हो गए। निर्बल तथा अयोग्य राजा के आते ही वे स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते रहे। उनके विद्रोह तथा विद्रोही आचरण के कारण केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ती गई। चौथा मुख्य कारण, पतन का एक कारण विजयनगर के राजाओं द्वारा राज्य की स्थायी आर्थिक उन्नति के लिए ठोस आर्थिक प्रयोजनाओं को हाथ में न लेना था। उन्होंने अच्छे घोड़ों तथा तोपों को प्राप्त करने की लालसा में पुर्तगालियों को विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर विजयनगर के विदेशी व्यापार को पुर्तगालियों की झोली में डाल दिया। इससे राज्य की आय में भारी कमी आ गई और इस कमी को पूरा करने के लिए जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया। पांचवा अंतिम कारण, विजयनगर राज्य की स्थापना के बाद धीरे धीरे हिंदुओं का धार्मिक उत्साह ठंडा पड़ता गया। इसके विपरीत मुसलमानों का धार्मिक जोश एवं उत्साह बना रहा और उन्हें विजयनगर के हिंदू राज्य पर बार बार आक्रमण करने की प्रेरणा देता रहा। अहमदनगर पर किए आक्रमण के समय विजयनगर की सेना ने मुसलमानों की धार्मिक भावना पर जो कुठाराघात किया उसे वह नहीं भूल पाए और शीघ्र ही अपने आंतरिक विवादों को भुलाकर विजयनगर के विरुद्ध एकजुट हो गए और संयुक्त मोर्चा बनाकर आक्रमण किया। अब हम आते हैं बच्चों विजयनगर की शासन व्यवस्था, उसके सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।